नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जैसे कि हम विज्ञान विषय जो है उसका कंप्लीट कोर्स आपको 5 पार्ट में जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तक हम टोटल 4 पार्ट करा चुके हैं। इससे पहले चौथा पार्ट हमने देखा था। यदि आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो, साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा आखिरी पार्ट जो होगा पार्ट नंबर 5। और वीडियो हम देखते हैं डेली शाम 8 बजे लाइव, तो लाइव आकर भी आप देख सकते हैं। और आज हमारा लास्ट पार्ट होगा और इसी के साथ कंप्लीट आपका कोर्स 5 पार्ट में विज्ञान चतुर्थ सेमेस्टर का समाप्त हो जाएगा। इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हो तो अवश्य देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और कंप्लीट प्लेलिस्ट सभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? रक्त दाब से। रक्तदाब की अगर बात करें, जिसको हम इंग्लिश में ब्लड प्रेशर के नाम से जो है वो जानते हैं, तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसने सबसे पहले किसमें जो है वो रक्तदाब जो है वो नापा था? तो हेल्स नाम के एक व्यक्ति थे। कौन? हेल्स नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले घोड़े जो हैं उनमें रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को जो है वो नापा था। इसके अलावा बात करें सामान्य रक्तदाब या रक्तचाप की बात करें कितना होता है, तो इसे आप लिखते हैं 120/80। और साथ में आप इकाई भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? mmHg। तो ये आपका सामान्य रक्तदाब जो है वो होता है। बहुविकल्पी में इस पर बेस्ड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, रक्तचाप जो है उसको मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम नॉर्मल सी भाषा में तो रक्तचाप मापी कहते हैं, पर उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, वो होता है स्फैग्नोमेनोमीटर। वो आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। आदि सा पा ई ग नो मैनो मीटर। ये जो है आपका हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? रक्तचाप मापने का यंत्र। अब एक पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के अगर रक्तचाप की बात करें तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में हम अभिव्यक्त करते हैं। जो मैंने यहाँ पर वैल्यू दे रखी है वो इसी की लिखी है, पर आप जब पॉइंट वाइज लिखते हैं ना तो आपको वहां पर लिखना होता है। तो आप क्या कहेंगे? सिस्टोलिक। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सबसे मेन मेन जो पॉइंट है वही आपको दिमाग में रखना है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक। तो इसके रूप में आप क्या व्यक्त करते हैं? रक्तचाप जो है इसके रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये आपका हो गया। एक प्रश्न आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि रक्तदाब या रक्तचाप होता क्या है? डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे जो आपकी रक्त वाहिनियां होती हैं उसमें बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया जो दबाव है उसको हम रक्तदाब के नाम से जानते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तदाब या रक्तचाप के नाम से जानते हैं। तो बस इसमें जो बेसिक बेसिक चीजें थी सारी मैंने बता दी। बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है आपका एड्स। एड्स से सबसे पहले आपका इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो होती है एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनो, IMMUNO, इम्यूनो डिफिशियंसी, DIFICIENCY डिफिशियंसी, और सिंड्रोम, SYNDROE, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और एड्स जो है वो HIV वायरस जो है उसके संक्रमण की वजह से जो है वो होता है। तो HIV की भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? आप कहेंगे ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन इम्यूनो, IMMUNO, इम्यूनो डिफिशियंसी, DEFICIENCY, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो पता दोनों की आपको फुल फॉर्म होनी चाहिए, डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है। यहाँ से एक प्रश्न कॉम्पिटेटिव लेवल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसको रट लीजिए।
आपको आगे भी आने वाली परीक्षाएं सुपर टेट या इन सब में हेल्प होगी, वो है एलिसा परीक्षण से संबंधित प्रश्न। बहुत पूछा जाता है कि एलिसा परीक्षण आपके किस रोग के संबंध में जो है वो किया जाता है, तो आप कहेंगे एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण जो है वो किया जाता है। इसको एकदम रट के जो है वो रखिएगा। फिर बात करें दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल। यहां से 1 दिसंबर तो सबको मालूम है, आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या पता होना चाहिए कि कब से मनाया जाता है। तो कब से मनाया जाता है, 1988 से जो है वो मनाया जाता है, हर साल 1 दिसंबर को। अब यदि इसके प्रभाव की आप लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, तो क्या आप लिखेंगे कि एड्स जो है इसमें जो आपकी WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स, मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में सारी चीजें बताई थी रुधिर से संबंधित, RBC WBC सारी चीजें बताई थी। तो WBC यानी कि जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, उन पर हमला करने का कार्य जो है इसके जो वायरस है वो करते हैं। अब उससे फर्क क्या पड़ता है, मैंने आपको WBC का जो मेन कार्य था वो बताया था, वो क्या था, प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करना। प्रतिरक्षा क्या होता है, यानी कि शरीर जो है आपका जो रोगों से लड़ता है उसकी क्षमता विकसित WBC के कारण होती है। और ये जो HIV वायरस है ये क्या करता है, इसी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने का कार्य जो है वो करता है। WBC पर जब हमला करेगा, WBC प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य कर रही है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने जो है उसका के कारण जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो क्या है, वो है आपका हेपेटाइटिस रोग। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें सभी समझ में आ रही हो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ पर सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। बात करते हैं चलिए अब अपने टॉपिक की, हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस रोग के संबंध में सबसे पहला प्रश्न मैंने आपसे पिछले वाले पार्ट में पूछा था कि ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप क्या कहेंगे, लीवर को प्रभावित करता है। बहुत से कॉम्पिटिटिव लेवल में अंग को प्रभावित करने के संबंध में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब बात करते हैं और कि हेपेटाइटिस रोग जो है इसको और किस किस नामों से जाना जाता है, तो आप कहेंगे इसे पीलिया या कह सकते हैं जॉइंटिस, इन सभी नामों से जो है वो जाना जाता है। हेपेटाइटिस तो नॉर्मली बहुत लोगों ने सुना होगा, उसके साथ साथ इसी को पीलिया या जॉइंटिस के नाम से जाना जाता है, इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए। अब हेपेटाइटिस जो है केवल हेपेटाइटिस रोग नहीं होता, इसके अंदर भी टाइप अलग अलग होते हैं, और वो टाइप कैसे होते हैं वो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो हेपेटाइटिस आपका ए होता है, बी होता है, पूरा पूरा आप लिखेंगे अगर आया पूछा गया तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इस टाइप से। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस डी होता है और हेपेटाइटिस ई होता है। तो इतने टोटल आपके हेपेटाइटिस के प्रकार जो है वो होते हैं। अब यहाँ से प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस रोग इन सभी में से कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, हेपेटाइटिस जो बी है ये आपका सबसे खतरनाक जो है वो होता है। 5 टाइप के होते हैं हेपेटाइटिस रोग, इनमें से हेपेटाइटिस बी जो है आपका सबसे खतरनाक होता है। अब आते हैं इसके लक्षणों पर कि क्या लक्षण इसमें प्रदर्शित होते हैं जिससे आप पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस रोग है। तो सबसे पहले आप कहेंगे आंखें या मूत्र या शरीर उसमें पीलापन आता है, इसी कारण नाम ही देखिए पीलिया है। पीलिया में क्या होता है, आंखें या मूत्र या शरीर जो है उसका रंग पीला हो जाता है। तो ये सभी आपको लक्षण में जो है वो दिखते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक पास डिवीजन के तौर पर हम देख रहे हैं। तो मैं 1 से 2 पॉइंट ही लक्षण या आपके जो इसके बारे में पॉइंट है वो जो है वो इंपॉर्टेंट सारी चीजें बता रहा हूँ। अब ये तो आप लक्षण यहाँ पर लिख लेंगे। थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं हेपेटाइटिस बी पर जो कि सबसे खतरनाक होता है। तो ये होता कैसे है हेपेटाइटिस बी, इसको भी समझ लिए। तो इसको भी पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं हेपेटाइटिस बी के संबंध में
कि ये संक्रमित सुई जो है उसके कारण हो सकता है। दूसरे पॉइंट के तौर पर आप लिख सकते हैं कि जो टैटू बनवाए जाते हैं उनसे हेपेटाइटिस बी हो सकता है। इसी प्रकार जो पुराना रेजर होता है, ब्लेड होता है, उससे हो सकता है। इसी प्रकार किसी प्रकार का शारीरिक संबंध उससे हो सकता है। इसी प्रकार माँ से बच्चे को भी हो सकता है। तो ये सभी क्या है कि किस किस प्रकार से हेपेटाइटिस बी जो है वो रोग हो सकता है। तो हेपेटाइटिस को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया ना कि लीवर जो है इसको प्रभावित करता है, तो इसी को एक और नाम से जाना जाता है, वो कहते हैं लीवर की सूजन। तो साधारण सा नाम है, आप याद रख सकते हैं। एक प्रश्न आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हेपेटाइटिस जो है ये आपका जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ में से क्या है? ये आपका एक विषाणु है। इतनी चीजें आपकी जो है इसमें हो जाएंगी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका, अब इसको जो है वो समझते हैं। तो ये जो है आपका साइड में चित्र है। धारावाही परिनालिका से आपका जो पॉइंट यहाँ पर प्रूव किया जाता है वो ये किया जाता है कि धारावाही परिनालिका चुंबक की भांति जो है वो व्यवहार करती है। ये एक क्वेश्चन मार्क के रूप में आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपका सेटअप है। इस सेटअप में अगर आप देखेंगे तो धागा लिपटा या एनिमल किया हुआ तांबे का सबसे पहले आप तार लेंगे। फिर ये जो आप बीच में इस प्रकार से लंबा लंबा खोखला बेलन जो है वो देख पा रहे हैं, ये खोखला बेलन किसी गत्ते, मोटा कागज या प्लास्टिक का लेंगे। कुल मिलाकर कुचालक पदार्थ जो है वो होना चाहिए। तो इसमें खोखला जो बेलन है इसका व्यास लंबाई से आपका जो है वो कम होगा। इसमें यही जो आपका तांबे का तार लेंगे, हम इसे लपेटेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका चित्र बनेगा, जिसमें आप एरो भी बना दीजिएगा। तो ये जो आपका तार है इसमें आप इस टाइप से छोटे छोटे एरो भी बना सकते हैं। कुल मिलाकर आपको पता होना चाहिए यह है क्या, तांबे का तार है जो कि एक कुचालक पर जो है वो लिपटा हुआ है। अब ये जो तार है इसके सिरों को आप शुष्क सेल जो है बी और जो कुंजी है के और धारा नियंत्रक आर, इससे हम जोड़ेंगे। तो ये जो मैंने साइड नीचे सारे चित्र बना रखे हैं, इसमें जो आपका ये सबसे साइड वाला एरो है, यहाँ पर जो ये एरो बना हुआ है ये आपका आर है, जिसे हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। और जो यहाँ पर ये पॉइंट अलग हो रखा है, इसको थोड़ा सा चित्र में जो है इस टाइप से कर देते हैं, इसको अलग करके ये इसमें पूरा जोड़ देते हैं। यहाँ से आपका यूं सीधा जाएगा और यहाँ पर जो है वो कुंजी होगी, के जो है इसे हम कुंजी से दर्शाएंगे। और ये आपका आर होगा जिसे धारा नियंत्रक कहेंगे, और ये इसमें जो है वो जुड़ा होगा। तो ये आपका आर धारा नियंत्रक होगा, के जो है आपका कुंजी होगा, और ये जो आपका अलग हिस्सा देख पा रहे हैं ये बी होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, शुष्क सेल। तो शुष्क सेल कुंजी और धारा नियंत्रक से जोड़ देंगे। अब एक चीज ये भी समझिए, परिनालिका क्या होता है। तो ये जैसे कि आपने तांबे का तार था, इसमें कुछ अलग जो है उसमें लपेट दिया था, तो ये जो प्रबंध पूरा बना, इतना केवल हिस्सा, ये आपका परिनालिका कहलाता है। तो इस परिनालिका को हम ऊपर एक डोरे से, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि इसके गुरुत्व केंद्र के मध्य से कोई प्रकार का ऐंठन नहीं होना चाहिए धागन में, धागा एकदम सीधा होना चाहिए, उसमें बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे। अब क्या करेंगे, फिर परिनालिका जो है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। नीचे आपका ऑलरेडी लगा हुआ है सारा जो है वो प्रोसीजर। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आपका जो परिनालिका है ये आपका दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में जो है वो स्थिर हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है, परिनालिका एक चुंबक की भांति जो है वो व्यवहार करता है। तो यहाँ से आप जो है वो प्रूव जो है वो कर सकते हैं। ये जो परिनालिका है इसके किसी एक सिरे पर अगर आप क्षण चुंबक जो है उसका उत्तरी ध्रुव ले जाएं, और यदि परिनालिका जो है इसका सिरा चुंबक के सिरों से आकर्षित होता है, तो क्या होगा, परिनालिका जो है इसका ये सिरा दक्षिणी ध्रुव जो है उसकी तरफ प्रतिकर्षित होने पर यह सिरा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था जैसे एक चुंबक है, इसका एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव है। तो दूसरी चुंबक में
इसका जो उत्तरी ध्रुव होगा इससे यह आकर्षित होगा। आप इस दक्षिणी से इस दक्षिणी को ही नहीं आकर्षित कर सकते थे। अगर ये चुंबक को आप इस साइड से रखेंगे तो ये जो है वो प्रतिकर्षित होगी, दूर भागेगी। तो ये चीज जो मैंने दिशा बताई ना आपको कि उसमें जाकर बदल जाता है, तो उस इन चुंबक के सहारे चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है, तो उसके तहत आप इसका परीक्षण भी तो कर सकते हैं। तो आप इसी में क्या कह सकते हैं कि जो परिनालिका है इसमें विद्युत की दिशा बदलने पर चुंबक, जो क्षण चुंबक है उससे इसके सिरों का परीक्षण भी जो है आप कर सकते हैं। तो मेन आपका इसमें चुंबक की भांति धारावाही परिनालिका व्यवहार करती है, इसको जो है वो प्रूव करने के संबंध में जो है वो पूछा जाता है। मेन इसमें आपको क्या है, चित्र जो है इसके सारे पॉइंट यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप दर्शा देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। ये जैसे कि ये है, इसको आप लिख देंगे परिनालिका। मेन आप चित्र पर फोकस कीजिए। अगर यहाँ से प्रश्न आपका आएगा तो चित्र आप बना देंगे, ये आपका काफी होगा। ये जो डोरा बना हुआ है यहाँ पर लिख सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो लटकाया गया। ये आप इसको इस तरफ से जो है वो इसको ऊपर से आप दर्शाएंगे, यहाँ से जहाँ से जुड़ा हुआ है। और इस डोरे को आप लिख सकते हैं आधार डोरा। और ये जो आपका तार लिपटा हुआ है इसे हम कहेंगे तांबे के विद्युत रोधी तार। नीचे जो है आपका ये सेल हो जाएगा। ये के जो लिखा है मैंने बताया था कुंजी है, और जो आर है ये आपका धारा नियंत्रक है। और आर को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, धारा नियंत्रक। तो ये आप सारी चीजें अगर दर्शा देंगे तब आपका प्रश्न जो है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो चित्र को खाली ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीजें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। तो सारी चीजें अब करते हैं, बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है एनीमिया। अब जल्दी से बताइए एनीमिया किसकी वजह से जो है वो होता है। और दूसरा एक और रोग हम बात करेंगे वो है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया और एनीमिया दोनों की हम बात करेंगे। इससे पहले अभी तक हम हेपेटाइटिस बी रोग के बारे में या हेपेटाइटिस पूरा जो है उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो एनीमिया की बात करें तो केवल आपको इसमें पता होना चाहिए कि खून की कमी से जो है एनीमिया रोग जो है वो होता है, खून की कमी से। इसके अलावा एनीमिया रोग को आप थोड़ा सा और अगर डिफाइन करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो एनीमिया रोग है वो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या खराब लाल रक्त कोशिकाओं के कारण होता है। इसके कारण शरीर के जो अंग होते हैं उनमें ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। तो लक्षण के रूप में भी आपसे प्रश्न आए तो आप वहां पर ये पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। और अगर नॉर्मल बात करें इसके लक्षण एनीमिया के, तो जैसे कि लक्षणों में आपका थकान आता है, त्वचा का पीलापन है, सांस फूलना, सिर घूमना, चक्कर आना या दिल की धड़कन तेज होना, तो ये सारी चीजें एनीमिया रोग में जो है आप देखते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि ल्यूकीमिया के बारे में। तो ल्यूकीमिया की अगर बात करें तो रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर जो है इसे हम कहते हैं। और दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं कि रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर की जो क्षमता होती है उसमें रुकावट जो है वो पैदा करता है। और अगर बात करें थोड़ा सा इसे नॉर्मल लैंग्वेज में तो आप क्या कहेंगे, ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर जो है वो होता है। क्या होता है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर जो है वो होता है जिसमें शरीर में आपकी जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या असमान रूप से बढ़ती है और इसके आकार में भी जो है वो परिवर्तन होता है। और ये जो जमाव होता है वो स्वस्थ रक्त कोशिकाएं जो उसके विकास में भी बाधक बनने का कार्य करती हैं। अब बात करें अगर इसमें लक्षण की कौन कौन से होते हैं तो आप कहेंगे त्वचा के रंग में पीलापन नजर आना, या थकान हो गया, या फीवर हो गया, या आप कह सकते हैं सांस में कमी आ रही है, या घाव ना जल्दी से भर रहा है। तो इस टाइप के सभी लक्षण ल्यूकीमिया में जो है वो आता है। इसके अलावा एक और रोग होता है जो आपके कोर्स में दे रखा है, वो है हीमोफीलिया। इसको भी समझिए कि ये जो है वो क्या होता है। हीमोफीलिया में आपको एक लाइन याद रखनी है, वो क्या कि ऐसा विकार जिसमें आपका जो रक्त का थक्का होता है वो सामान्य रूप से नहीं जमता है, तो वो आपका हीमोफीलिया रोग के नाम से जाना जाता है। और जो हीमोफीलिया होता है ये आपका एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है जिसमें शरीर के बहता बहता हुआ जो रक्त होता है वो कह सकते हैं इतनी शीघ्र से जो है वो जमता नहीं है।
इसके अलावा आमतौर पर अगर बात करें जो मेन है, पुरुष हैं, उनके द्वारा जो है या उनको जो है वो होता है और महिलाओं के द्वारा फैलता है। ट्रांसमिट होने का कार्य महिलाओं के द्वारा होता है और पुरुषों के द्वारा या पुरुषे जो है उनको होता है। एक को होता है, मैन को जो है वो होता है और वुमेन जो है इसके द्वारा ट्रांसमिट होने का जो है वो रीजन होता है। तो लक्षण तो आप समझ गए हैं। वैसे और क्या लक्षण हो सकते हैं? तो शरीर में नीले नीले जो निशान है उनका बनना, या नाक से खून का बहना, या कह सकते हैं आंख के अंदर खून का निकलना, जोड़ों का सूजन, ये सभी लक्षण में जो है इसमें आते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इन सारी चीजों को रफ कर देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम का नियम। लगभग लगभग सारी चीजें हमारी समाप्त रह गई, कुछ एक दो ही चीजें रह गई हैं। ओम का नियम बात करते हैं तो अगर साधारण से फॉर्मूले में आप बात करें तो V बराबर आई आर आपका फॉर्मूला होता है। तो जहां पर जो V है ये आपका होता है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है मैंने आपको जैसे पहले वाले पार्ट में बता दिया था। आई आपका क्या होता है? विद्युत धारा। और आर क्या होता है आपका? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जो है वो होता है। तो ये आपका सूत्र होता है। इस पर बेस्ड आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब ओम का नियम आपका यदि बात करें स्टेटमेंट में क्या होता है तो आप कहेंगे यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए, ताप आदि जो भौतिक अवस्थाएं हैं ये क्या रखी जाए? नियत रखी जाए। तो किसी भी जो प्रतिरोध है, तो किसी भी प्रतिरोध जो है इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इसको रख कर देते हैं व विभवांतर, उसमें प्रवाहित जो धारा होती है इसके समानुपाती जो है वो होता है। और यही देखिए ऊपर जो मैंने सूत्र लिख रखा है वही लिखा हुआ है कि यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध आर है, तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर वी विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा जो है आई, इसके समानुपाती जो है वो होता है। तो ये आपका V बराबर आई आर होता है। अगर आपसे ओम का नियम डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा तो आपको स्टेटमेंट के तौर पर भी लिखना होगा और ये जो फॉर्मूला इस टाइप से लिखा हुआ है इसको भी लिखना होगा। दोनों ही चीज़ें आपको जो है वो लिखनी होगी। अब एक दो रिएक्शन देख लेते हैं जो कि आपकी पूछी जा सकती हैं। तो जैसे कि अगर बात करें 2Na प्लस 2H2O, इस टाइप से रिएक्शन है और पूछ लिया जाएगा कि क्या बनेगा। तो ये Na आपका सोडियम है, H2O आपका जल है, इससे जब मिलेगा तो Na जो है ये आपका यहाँ पर मिलेगा तो इसका O और एक H लेकर यहाँ पर बनेगा NaOH, और अलग क्या होगा? तो H2 आपका अलग होगा। अब NaOH बन तो रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पर यहाँ पर अगर आप देखिए तो 2Na है, यहाँ पर तो सिंगल Na है। इसको बैलेंस करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2NaOH होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या गिन लीजिए, तो 2 यहाँ हो गई, 2 यहाँ हो गई, टोटल 4 है। यहाँ पर इस वाले 2 को बाहर वाले से 2 करेंगे तो 2 गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 है, तो इस साइड हाइड्रोजन बराबर है। इसी प्रकार O देखिए तो यहाँ पर 2 है, इस साइड भी आपका O जो है वो 2 है, तो ऐसे दोनों बराबर होना चाहिए, ये जरूरी है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनेगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आप लिख सकते हैं मुक्त हो रही है, एरो का मतलब होता है मुक्त हो रही है। एक और इसी तरीके से रिएक्शन देखते हैं जैसे कि मैग्नीशियम Mg, ये जब H2O यानी कि जल से क्रिया करेगी तो आपका क्या बनेगा? तो आप कहेंगे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ ही साथ जो H2 है हाइड्रोजन जो है वो गैस मुक्त होगी। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? कुछ चित्र देखेंगे जो कि मैंने सबसे पहले वाले पार्ट में बताया था कि अलग अलग भट्टी जो है उस पर बेस्ड प्रश्न आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। और इससे पहले के सभी पार्ट में सारी चीज़ें अभी तक आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लेकर जो जो चीज़ें पूछी जा सकती सभी जो है मैंने इसमें कवर करा दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे चित्र की जो कि है भट्टियों से संबंधित। तो सबसे पहली आपकी परावर्तनी भट्टी।
अब मैं यहाँ पर केवल चित्र की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बात करूंगा तो वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चित्र सभी के आपको दिखा देता हूँ। परावर्तनी भट्टी के अगर चित्र की बात करें तो इसमें जो है ये अंदर जो चार्ज है भरा हुआ है, इसके ऊपर चूल्हा, नाम यहाँ पर सभी लिखे हुए हैं, जैसे ये चार्ज लिखा हुआ है, ये चूल्हा लिखा हुआ है, ये ईंधन लिखा हुआ है, यहाँ से वायु है, ये व्यर्थ गैसें यहाँ से निकलती हैं, ये आपका चिमनी है। तो ये आपकी जो क्रिया है भर्जन क्रिया वो परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। और ये जो भट्टी होती है इसमें ईंधन अलग अलग स्थानों पर जलाया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इसको सीधे नहीं गैस के रूप में या सीधे जो है वो नहीं ज्वाला में गर्म करते हैं, जो गर्म गैसें होती हैं उसके संपर्क में आकर जो है ये गर्म होता है। और ईंधन अग्नि स्थान फायर प्लेस में जो है वो जलाया जाता है। इसका यूज अगर बात करें तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार के प्रक्रम में जो है वो किया जाता है। बाकी डिटेल में आप अलग से पढ़ सकते हैं, पर ये आपको पता होना चाहिए कि जो भट्टी है इसका यूज तांबा, लेड, टिन आदि जो धातु होते हैं उनके धातु कर्म में जो है वो किया जाता है। धातु कर्म क्या होता है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो है वो बता दिया था। ये आपका पहला चित्र हो गया। दूसरा चित्र देखते हैं जो कि है आपका वात्या भट्टी का। पहला हमने देखा ये है आपका वात्या भट्टी। इसमें भी देख लीजिए सारी चीजें। ये आपका ट्वेयर है, ये पिघली धातु है नीचे साइड, धातुमल के लिए निकलने के लिए यहाँ पर जगह बनी हुई है। गर्म वायु का झोंका जो है इस प्रकार से बना हुआ है। उच्च ताप ईंटों का स्तर दे रखा है। टेम्परेचर भी अंदर लिखा हुआ है 1500 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस और ऊपर 250 डिग्री सेल्सियस। यहाँ ऊपर चार्ज जो है, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर स्किप है, गैस निकास कोन है, चार्ज है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट चित्र है किसका, वात्या भट्टी का। यूज मैं आपको बता देता हूँ, वो आप ध्यान रखिए, बाकी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो टेम्परेचर इतना आप देख रहे हैं हाई यहाँ पर सब लिखे हुए हैं, तो उससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका यूज आमतौर पर लोहे जैसी जो औद्योगिक धातुएं होती हैं उनका निर्माण करने के लिए, धातुओं को पिघलाने में जो है वो किया जाता है। तो वो आपको जो है वो रटा होना चाहिए। बात करते हैं अपने अगले और लास्ट चित्र की, और उसको देखने के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ पर सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका सभी का बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी अवश्य जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बात करते हैं चलिए अब हम अपने लास्ट चित्र की, जो किसका है आपका मफल भट्टी का। तो इसको भी देख लीजिए। इस प्रकार से ऊपर अग्नि है, नीचे वायु है, ये जो है वो चार्ज बना हुआ है, बेकार गैस यहाँ से निकल जाती हैं। यहाँ पर नाम मफल दिया गया है और यहाँ पर ZnO+C करके भी दर्शाया गया है। तो उपयोग मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ। उपयोग इसका चांदी, या कह सकते हैं सोना, या कह सकते हैं जिंक, या कह सकते हैं लेड, इस प्रकार के जो धातु कर्म है उनमें जो है मफल भट्टी का यूज जो है वो किया जाता है। बाकी डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा कैसे क्या क्रिया होती है उसके बारे में। फास्ट रिवीजन हम करा रहे हैं, इसलिए एक एक को डिटेल में नहीं बात करना है। डिटेल में बात करना होता तो हम टॉपिक वाइज वाले वीडियो में बात करते हैं। और वीडियो का लास्ट प्रश्न पूछने से पहले ब्लड वाले टॉपिक में मैंने एक चीज नहीं आपको अलग से बताई थी, वो थी आपकी एंटीबॉडी और एंटीजन। तो इसको एक एक लाइन में समझ लीजिए। हिंदी में हम क्या कहते हैं एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहते हैं, और जो एंटीजन है इसको हम प्रतिजन कहते हैं। तो अगर बात करें एंटीबॉडी की, तो ये प्रोटीन के जो है वो बने होते हैं, किसके, प्रोटीन के, और पाए किस में जाते हैं, तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक ए और बी। प्रतिजन यानी कि एंटीजन की बात करें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के जो है वो बने होते हैं, जो कि आपका आरबीसी जो है इससे जो है वो चिपके रहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, आप कह सकते हैं ए और बी, कैपिटल में आप लिख सकते हैं। बाकी इसका चार्ट भी अलग से होता है कि ये रुधिर वर्ग लिखा हुआ है तो उसमें प्रतिजन में ए होगा, प्रतिरक्षी में स्मॉल बी होगा। तो चित्र भी आप अलग से चाहें तो देख सकते हैं। बाकी बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पर जो है आपको बता दी। तो सारी चीज़ें हमने देख ली। अब एक प्रश्न आपके लिए, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि आपका विडाल टेस्ट जो है वो किसके लिए होता है, किस रोग के लिए विडाल टेस्ट होता है। चार ऑप्शन भी चलिए मैं दे देता हूँ। एड्स के लिए होता है, दूसरा ऑप्शन होगा हेपेटाइटिस बी के लिए होता है, या हेपेटाइटिस आप डायरेक्ट लिखिए हेपेटाइटिस, शॉर्ट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। थर्ड आपका हो जाएगा या टाइफाइड के लिए होता है,
या आप कहेंगे चौथा ये डेंगू के लिए होता है। तो इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन है। आपको बताना है विडाल टेस्ट जो है वो किस के लिए किया जाता है। यही प्रश्न आपका हाल ही में जो केबीसी हुआ था, पायरा था, उसमें भी पूछा गया था और बहुत से कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। 1 2 3 4 की जगह आप नाम डायरेक्ट बताइएगा विडाल टेस्ट किसके लिए जो है वो किया जाता है। तो आज वीडियो में इतना ही। सभी पार्ट हमारे समाप्त हुए और वन लाइनर एमसीक्यू वगैरह हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो उनको भी यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। टाइमिंग लाइव की है शाम के 8 बजे और एक टाइमिंग सुबह के 11 बजे भी है, तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक पोस्ट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।